इस जन्माष्टमी आप भी बनाइए ठाकुर जी का प्रिय भोग मेवा पाक, वो भी बिना खोए के। तो इतनी आसानी से इसको बनाकर तैयार करेंगे कि अगर आपने पहले कभी भी नहीं बनाई है तो भी आप पहली बार में बहुत ही परफेक्ट मेवा पाक घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है आधा कप देसी घी। आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पर देसी घी का ही यूज़ करें। तो घी को अच्छी तरीके से आपको मेल्ट कर लेना है। तो जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब काजू। अगर आप पीसेस में देखेंगे तो ये 40 से 45 के करीब काजू है और आपको इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। तो जब काजू में हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाए तब तक आपको इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो इसको बढ़िया तरीके से आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने काजू को भूनकर तैयार कर लिया है। तो सारे ही काजू आपको प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेने हैं। आप यहाँ पर मात्रा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने काजू को भूनकर तैयार कर लिया है। तो उसी घी में अब हम थोड़े से बादाम भूनेंगे। तो जितने हमने यहाँ पर काजू लिए थे उतने हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं। तो इसको भी आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेना है। तो अगर आप मेवा को हल्का सा रोस्ट करके लेते हैं तो आपकी जो कतली है उस पर बहुत ही बढ़िया मेवा का टेस्ट आएगा। तो हल्का सा आप भून कर ही लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बादाम को भी भून लिया है। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो अब हमें थोड़ी सी किशमिश को भी भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप किशमिश ली है। तो किशमिश बहुत ही जल्दी भुनकर तैयार हो जाती है। तो इसको भी आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेना है। तो जब किशमिश अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो ये अपने साइज़ में थोड़ी सी फूल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किशमिश भी अच्छी तरीके से भुन गई है। तो इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो किसी भी चीज़ से आप इसका नाप बना सकते हैं। कोई भी कटोरी वगैरह जो भी आपके घर में नॉर्मली हो आप उससे इसका नाप बना सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच गोंद लिया है। तो गोंद को भी आपको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो गोंद में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम आयरन होता है। तो थोड़ा सा गोंद आप ज़रूर कतली में ऐड करिए। टेस्ट भी आएगा और खाने में इतनी बढ़िया लगेगी, साथ ही साथ इसमें खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी। तो गोंद को भी आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है क्योंकि गोंद को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और खाते टाइम आपके दांतों में चिपकेगा। तो गोंद को आपको बढ़िया तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर हमने गोंद को भी भून लिया है। तो गोंद को हमने 2 बैचेस में भून कर रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप मखाने। आप चाहें तो मखाने की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से आपको भून लेना है। तो मखाने बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मखानों को भी भूनकर तैयार कर लिया है। तो अब उसी घी में हम डालेंगे 1 कप के करीब नारियल। तो यहाँ पर जो नारियल आता है उसी को हमने मीडियम वाले कद्दूकस से अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो इसको भी आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर बढ़िया तरीके से भून लेना है। तो नारियल भी बहुत ही जल्दी भुनकर तैयार हो जाता है। तो जब नारियल में खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच खरबूज के बीज। आप तरबूज और खरबूज दोनों के बीज भी ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी एक चीज़ के बीज भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस। तो खसखस को डालने से आपकी जो कतली है उसमें बहुत ही बढ़िया सी थिकनेस आएगी, साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो नारियल के साथ इन दोनों चीज़ों को भी आपको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो ये भी बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी मेवा भुनकर तैयार हो गई है। तो किसी भी थाली में आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो अब इसको चेक करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप जब इसको क्रश करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको गोंद को भी क्रश करके देख लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये भी क्रश हो जाएगा। इसके मतलब आपकी सारी मेवा बहुत अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको हल्का सा हम चॉप करेंगे। तो चॉप करने के लिए इस तरीके से मैंने एक चॉपर लिया है। आप चाहे तो आप हाथों से भी इसको बारीक कट करके ले सकते हैं या फिर आप इसको पल्स मोड पे भी ऑन ऑफ करके चलाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने काजू और बादाम ऐड करी है और इसको अच्छी तरीके से आपको हल्का सा चॉप कर लेना है। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, हल्का सा इसको हमें दरदरा सा रखना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके से हल्की सी क्रश हो गई हैं। तो अगर आप इसको हल्का सा क्रश करके कतली में ऐड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और साथ ही साथ जो इसका क्रंचीनेस होगा उससे आपकी जो मेवा पाक का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसको हम भुने हुए नारियल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको मखाने को भी हल्का सा क्रश कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मखानों को भी अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है, हल्का सा दरदरा। तो इसको भी आपको मेवा के साथ ही ऐड कर देना है। तो अब हमें हल्का सा गोंद को भी क्रश कर लेना है। तो गोंद को क्रश करने के लिए मैंने इस तरीके से एक हल्लड़ लिया है। आप इसको जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें भी क्रश कर सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको क्रश करना है क्योंकि ये भूनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये क्रश हो जाएगा। तो एकदम बारीक आपको नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गोंद को भी अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। इसको भी आपको हल्का सा थोड़ा सा दरदरा रखना है और इसको भी अब हम मेवा के साथ में मिक्स कर देंगे।
और अब इसमें डालेंगे किशमिश। तो किशमिश को अगर आप चाहें तो आप बीच से कट करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से पूरी किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद आपको बढ़िया से इसको मिक्स कर देना है, ताकि गोंद वगैरह और सारी मेवा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब मेवा पाक के लिए हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है। तो आप इसका भी नाप उसी चीज़ से करिए जिससे बाकी की चीज़ें आपने नापी हैं। और अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप चीनी के लिए आपको यहाँ पर 1 कप पानी लेना है और हाई फ्लेम पर आपको अच्छी तरीके से चीनी को मेल्ट करना है। और चीनी को मेल्ट करते टाइम अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक स्टील की ट्रे ली है, जिसको आपको हल्के से देसी घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर देना है। तो यहाँ पर चीनी भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो गैस की फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है और 4 से 5 मिनट उबालने के बाद आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। तो जब एक तार बनने लगे तो समझ लीजिए आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर अच्छी तरीके से एक तार बनकर तैयार हो गया है। तो जितनी ज़्यादा परफेक्ट आपकी चाशनी होगी, आपकी जो मेवा पाक है उतनी बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो अब जो हमने मेवा को यहाँ पर फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और आपको अपने गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम या फिर लो कर देना है, या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से आपको सारी मेवा को चाशनी के साथ मिक्स कर देना है। तो मेवा पाक बनाने में जो सबसे ज़रूरी है वो चाशनी है। अगर आपकी चाशनी बढ़िया तरीके से बनी होगी तो आपकी जो कतली है पहली बार में ही बहुत परफेक्ट जमकर तैयार होंगी। तो मीडियम फ्लेम पर अब इसको हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करेंगे। जब तक ये पैन को या फिर कढ़ाई को छोड़ नहीं देता है तब तक आपको इसको अच्छी तरीके से कुक करना है। तो अभी आपको इसको देख के लग रहा होगा ये काफ़ी लूज़ है। तो अगर आप इसको हल्का सा लूज़ रखते हैं तो आपको एक तो कतली जमाने में भी आसानी रहेगी और आपकी जो कतली है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर भी तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं कि अपनी मात्रा में काफ़ी कम भी हो गया है और थोड़ी सी इसमें थिकनेस भी आ गई है। तो जो हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा था सारे मेवा पाक को हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बहुत ही जल्दी से आपको इसको सेट कर देना है, क्योंकि मेवा पाक बहुत जल्दी ही शेप ले लेती है। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ही जल्दी हाथों से अच्छी तरीके से सेट कर देना है। तो इसकी लेयर आपको थोड़ी सी मोटी रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको इसको पतला भी नहीं रखना है। तो स्पैचुला से आपको इसको बढ़िया से सेट कर देना है। तो मेवा पाक बनाने में अगर आप मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं तो पहली बार में आपका मेवा पाक बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आपको हर तरफ से अच्छी तरीके से सेट कर देना है, कहीं पे ज़्यादा मोटा या फिर कहीं पे ज़्यादा पतला ना हो। और इसकी लेयर को आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, हल्की सी आपको इसकी लेयर को थिक रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरीके से हमने सेट कर दिया है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे जो लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया है और अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद अभी ये हल्का सा गुनगुना है, तो जब ये हल्का सा गुनगुना हो तभी आपको इसको कट कर देना है। तो इससे इसकी शेप भी परफेक्ट आएगी और बहुत ही आसानी से इसके पीसेस भी अलग हो जाएंगे। और इसकी शेप को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं या फिर आप इसको चौकोर शेप में भी कट कर कर रख सकते हैं। तो जब आप इसको अच्छी तरीके से कट कर दें तब आप इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। तो 1.5 घंटे के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मेवा पाक है वो अच्छी तरीके से ठंडी भी हो गई है और ये अच्छी तरीके से सेट भी हो गई है। तो चलिए फिर इसको निकाल के भी देख लेते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा मेवा पाक अच्छी तरीके से जम गया है। तो पहली बार में आप बहुत ही परफेक्ट मेवा पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसकी शेप भी एकदम परफेक्ट आई है और इसकी जो थिकनेस है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो इस जन्माष्टमी आप भी अपने घर में मेवा पाक बनाइए और अपने ठाकुर जी को इसका भोग लगाइए, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमने झटपट से इसको बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।